नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। चक्रवात यास के अगले 6 घंटे में अत्यधिक भीषण तूफान के रूप में बदलने की आशंका कल सुबह ओडिशा के धामरा बंदरगाह के पास पहुंचेगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात के असर को कम करने के लिए तैयारियां पूरी। दोनों राज्यों से अब तक 10 लाख से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कोविड संक्रमण में लगातार कमी, 40 दिन बाद दैनिक मामले 2 लाख से कम। पिछले एक दिन में 3,26,000 रोगी कोरोना संक्रमण मुक्त हुए। देश में ठीक होने की दर 89.26% हुई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध कराए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की स्वीकृति दी। सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,605 करोड़ रुपए की राशि जारी की। वर्तमान रबी विपणन मौसम में 13% अधिक गेहूं की खरीद की गई। खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने इस साल सितंबर में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले जाने वाली 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला रद्द की। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान यास के अगले 6 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा तेज होकर अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। ये कल सवेरे तक धामरा बंदरगाह के पास उत्तर ओडिशा तट के निकट पहुंच सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान निदेशक आरके जनामणि ने बताया है कि इसके कल दोपहर धामरा के उत्तर तथा बालेश्वर के दक्षिण के निकट पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट को पार करने की संभावना है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वो अभी भी जो है वेस्ट सेंट्रल पे एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट पे में है और ये 15 किलोमीटर प्रति आवर्स में उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में जाता है और आगे जाके ये जो है ये सिस्टम जो है फर्दर इंटेंसिफाई होगा, इसके अंदर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा और अगले 12 आवर्स में फर्दर ये उत्तर पश्चिम बंगाल सागर में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद उत्तर उड़ीसा तटीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र जो है 26 का मतलब काल का अर्ली मॉर्निंग में टच करेगा और इसकी जो लैंडफॉल है हम लोग धामरा के पास दिया है, नॉर्थ ऑफ धामरा एंड साउथ ऑफ बालेश्वर एंड कल जो है नून में ये क्रॉस करेगा और ये सिस्टम का जो इम्पैक्ट है, जो सीवियर वेदर है वो आज के लिए जो है उड़ीसा का जो तटीय डिस्ट्रिक्ट है जो पुरी, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, भद्रक, इसमें हैवी टू वेरी हैवी और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेन होगा। उड़ीसा का कोई भी कोस्टल एरिया में जो हमारे लोग रहते हैं उनके लिए मैक्सिमम सेफ्टी एडवाइजरी दिया गया है। उसके साथ साथ साउथ 24 परगना और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास के कारण पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिणी 24 परगना के तटीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। कोलकाता में भारी वर्षा होगी और 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर में बहुत तेज बारिश की आशंका है। दक्षिण 24 परगना और राज्य के पश्चिमी जिलों बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिमी बर्धमान भी तूफान से प्रभावित रहेंगे और यहां भी अत्यंत मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान है। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। अस्पताल में उपचार के लिए आ रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है। आज लगातार 12वें दिन संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या नए संक्रमित लोगों से अधिक रही।
पिछले एक दिन में 3,26,000 कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 1,96,427 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण मुक्त होने की दर में और सुधार हुआ है और ये 89.26% हो गई है। लगभग 40 दिन बाद दैनिक मामले 2 लाख से कम हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 25 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। वे या तो अस्पताल में उपचार ले रहे हैं या अपने घरों में पृथकवास में हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 2,40,00,000 से अधिक रोगी कोविड संक्रमण से उबर चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमण सबसे अधिक है। नए संक्रमित लोगों का लगभग 75% इन 10 राज्यों में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल इस महामारी से 3,511 लोगों की मौत हुई। अब तक 3,07,231 लोग कोविड का शिकार हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी कोविड वैक्सीन की 1,77,00,000 खुराक उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। अब तक उन्हें 21,89,00,000 से अधिक डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और 7 लाख डोज 3 दिन के अंदर पहुंचा दी जाएगी। रेलवे देशभर में विभिन्न राज्यों को लगातार तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों को 17,000 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेलवे पश्चिम में हापा, बड़ौदा, मुंद्रा और पूर्व में राउरकेला, दुर्गापुर, टाटानगर और अंगुल जैसे स्थानों से ऑक्सीजन लेकर विभिन्न राज्यों में पहुंचा रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार 263 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने अब तक अपनी यात्रा पूरी कर ली है और विभिन्न राज्यों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। चक्रवात यास के आने से पहले पिछले 12 घंटे में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से 680 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर विभिन्न राज्यों को पहुंचाया है। रेलवे ने अब तक 14 राज्यों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरा टैंकर उपलब्ध कराया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मेघालय सरकार कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इन प्रयासों के तहत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में आरपी चेस्ट टीबी अस्पताल और गणेश दास अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के काम की समीक्षा के बाद कहा कि इन संयंत्रों का संचालन अगले 2 दिन में शुरू हो जाएगा। इन दोनों संयंत्रों को आपात स्थिति के लिए प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर से धन दिया गया है। बिहार में म्यूकोरमाइकोसिस मरीजों की संख्या बढ़कर 297 हो गई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 7 मरीजों की मौत हुई है। केंद्र ने एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की 120 शीशियां राज्य को उपलब्ध कराई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि इस बीमारी से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्री पांडेय ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में उपचार करा रहे मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बीच कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। पंजाब के विभिन्न इलाकों से फंगस के 111 मामले सामने आए हैं। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया है कि इनमें से 25 मामले सरकारी अस्पतालों जबकि 86 विभिन्न निजी अस्पतालों से मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये मामले मुख्य रूप से उन लोगों में देखने को मिले हैं जो कोविड-19 से ठीक हुए हैं, एचआईवी तथा कैंसर से पीड़ित हैं या जिन्हें स्टेरॉइड दिया गया है, लंबे समय से ऑक्सीजन पर रहे या जिन्हें मधुमेह की शिकायत है। ऐसे लोगों में इसका असर देखा गया है। श्री सिद्धू ने बताया कि इस बीमारी के उपचार के लिए एंटी फंगल दवाइयों की जरूरत होती है और केंद्र सरकार इन दवाओं की आपूर्ति कर रही है। श्री सिद्धू ने बताया कि जिस व्यक्ति को इसके उपचार की आवश्यकता है वे समिति से ईमेल mucorpunjab@gmail.com या 8872090028 पर फोन करके सलाह ले सकते हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सूर्यकांत ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उन्हें फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। संक्रमण के आरंभिक 5 दिनों में स्टेरॉइड नहीं लेना है।
लोगों की इम्यूनिटी है वो बिल्कुल मत डरे, उनको कोई काला नीला पीला फंगस नहीं होगा। और जो लोग होम आइसोलेशन में अपने घर पे ही इलाज करा ले रहे हैं उनको ब्लैक फंगस बिल्कुल नहीं होता है। कि वे लोग भले ही उन्होंने 2-4 दिन 10 दिन का स्टेरॉइड खा लिया है वो बिल्कुल चिंता नहीं। काला फंगस तब होता है जब ऐसा व्यक्ति जिसको कोविड के कारण लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, साथ में डायबिटीज है और फिर हाई डोज स्टेरॉइड चला, उसके कारण शुगर बढ़ गई तो और ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर हो गई। डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि ऑक्सीजन स्तर कम होने पर ही रोगी को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। अस्पताल में भर्ती करवाना है जब मरीज की 90 से नीचे ऑक्सीजन आ जाए या मरीज के होंठ और नाखून ये सब नीले हो जाएं और या फिर मरीज की बेहोशी आने लगे, बुखार 104 से नीचे ना उतरे, ऐसी कोई समस्या होती है तो 90 के नीचे ऑक्सीजन या इन लक्षणों में से कोई है तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। फिर इन दवाओं पर आप निर्भर नहीं रह सकते। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकोरमाइकोसिस को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आज मुंबई में कोरोना और म्यूकोरमाइकोसिस के खिलाफ उपायों पर समीक्षा बैठक के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया गया है। इसीलिए इस संक्रमण से पीड़ित हर मरीज का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा और इसके लिए राज्य भर के 131 सरकारी अस्पतालों को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि निजी अस्पतालों में कोरोना रोगियों के इलाज के लिए निर्धारित दर म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों पर लागू हो और उसी के अनुसार इलाज किया जाए। टोपे ने कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के 2245 मरीज हैं। टोपे ने बताया कि राज्य को 1 जून से म्यूकोरमाइकोसिस रोगियों के इलाज के लिए प्रमुख दवा एम्फोटेरेसिन बी की 60,000 शीशियां उपलब्ध होंगी। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र ने पिछले 4 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंगस रोधी औषधि एम्फोटेरेसिन बी की 43,000 से अधिक शीशियां आवंटित की हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया है कि सरकार सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंगस रोधी औषधि के उत्पादन में तेजी ला रही है। उन्होंने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरेसिन बी की 19,420 शीशियों की आपूर्ति की गई है। इससे पहले केंद्रीय रसायन मंत्री ने पिछले 1 महीने में कोविड से निपटने के लिए रेमडेसिविर की करीब 1 करोड़ शीशियों का त्वरित और समय पर आवंटन सुनिश्चित किया था। देश में फंगस के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और इसके कारण फंगस रोधी दवा की मांग बढ़ी है। इस फंगस के लक्षण, कारण और उपचार पर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता आनंद चतुर्वेदी की विशेष रिपोर्ट। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के मिथ्या नाम से जाने जाने वाली बीमारी वास्तव में एक बहुत ही सामान्य समूह के कवक म्यूकोरमाइसिटिस से होती है। इस संबंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इवन जो हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस की, एक्चुअली वो ब्लैक फंगस एक अलग फैमिली है। ब्लैक फंगस का नाम इस म्यूकोर के साथ इसलिए जुड़ गया क्योंकि जो इसका कल्चर होता है वो व्हाइट कलर का फंगल कॉलोनीज आती हैं। व्हाइट कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स दिखते हैं इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। इस बीमारी के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल रही हैं। यहाँ ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि हम में से हर किसी को इससे संक्रमण से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह बीमारी वायरस की तरह हवा से भी नहीं फैलती और न ही ये संक्रामक है। म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। दूसरा कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टीरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा है कि इस बीमारी को अस्पतालों में दिए जा रहे मेडिकल ऑक्सीजन से जोड़ के देखा जाना भी प्रामाणिक तौर से स्थापित नहीं हो पाया है। कई दफा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुआ। जहां एक ओर स्वस्थ व्यक्तियों को म्यूकोरमाइकोसिस से डरने की जरूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इस फंगल रोग से पीड़ित लोगों
लोगों को समय पर उपचार मिलने से इनमें सुधार लाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाएगा ताकि सक्रिय मरीजों की संख्या 0% की जा सके। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में सोमवार को 2,936 नए मामले दर्ज किए गए और 60 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 6,989 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामले घटकर 53,653 हो गए हैं, जबकि कोविड पॉजिटिविटी दर घटकर 3.8% हो गई है। हर दिन 70,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कोविड प्रबंधन समिति को संबोधित करते हुए कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर न आने दें। हालांकि वैज्ञानिकों की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था और बचाव के उपाय पहले से ही किए जा रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण की दर कम होने के साथ ही सभी जिलों में बाजार, मॉल और शोरूम को आज से आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दे दी गई है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उन जिलों में जहां पॉजिटिविटी दर 8% या उससे कम है, वहां राज्य सरकार ने अब सभी बाजार, दुकानें, शोरूम और मॉल को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि आदेश में यह कहा गया है कि दुकानों को शाम 6 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल और थिएटर आदि फिलहाल बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से राजधानी रायपुर सहित 14 जिलों में पॉजिटिविटी दर 8% से कम दर्ज की गई है। उन जिलों में जहां पॉजिटिविटी दर 8% से अधिक है, वहां लॉकडाउन पुराने दिशा निर्देशों के अनुसार ही जारी रहेगा। इन जिलों में यदि लगातार 5 दिनों तक पॉजिटिविटी दर 8% से कम दर्ज की जाएगी, तभी लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र देश भर में टीके पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कल विभिन्न उड़ानों के जरिए 40,60,000 टीके केंद्रों तक भेजे गए। श्री पुरी ने बताया कि इस साल जनवरी से लेकर अब तक 1,000 से अधिक उड़ानों से 60 केंद्रों तक 19 करोड़ 36 लाख टीके पहुंचाए गए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर सवाल पूछ सकते हैं। केंद्र सरकार ने इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रसारित एक नई इमेज में कोविड-19 वैक्सीन के बारे में किए जा रहे दावे का खंडन किया है। इस इमेज में फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता लुक मोंटेग्नियर का हवाला देते हुए ये दावा किया गया है कि कोई भी वैक्सीन लेने वाले लोगों के बचने की कोई संभावना नहीं है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को निराधार बताया है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस प्रकार की सामग्री का प्रसार करने से बचें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। चक्रवात यास के अगले 6 घंटे में अत्यधिक भीषण तूफान के रूप में बदलने की आशंका कल सुबह ओडिशा के धामरा बंदरगाह के पास पहुंचेगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात के असर को कम करने के लिए तैयारियां पूरी। दोनों राज्यों से अब तक 10 लाख से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कोविड संक्रमण में लगातार कमी, 40 दिन बाद दैनिक मामले 2 लाख से कम।
पिछले एक दिन में 3,26,000 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। देश में ठीक होने की दर 89.26% हुई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध कराए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की स्वीकृति दी। सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,605 करोड़ रुपए की राशि जारी की। वर्तमान रबी विपणन मौसम में 13% अधिक गेहूं की खरीद की गई। खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने इस साल सितंबर में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जाने वाली 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला रद्द की। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में गांवों में नल के जरिए जल आपूर्ति के लिए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को 1,605 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में जारी होने वाली 4 किस्तों में से ये पहली किस्त है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 90 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से अधिकतम 63.35 लाख असम में हैं। पिछले वित्त वर्ष में इन सभी राज्यों ने 11 लाख नए नल के जरिए पानी उपलब्ध कराया है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक इन राज्यों में 16,27,000 घरों में नल का पानी पहुंच रहा है, जबकि अगस्त 2019 में इसकी संख्या 3,20,000 थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक गांव के हर घर में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सरकार ने कहा है कि वर्तमान रबी विपणन सत्र में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% से अधिक गेहूं की खरीद की गई। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष की गई 344 लाख टन गेहूं खरीद के मुकाबले इस सत्र में 390 लाख टन से अधिक की खरीद की गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक की गई 77,159 करोड़ रुपए के मूल्य की खरीद से लगभग 40,81,000 किसानों को लाभ हुआ है। श्री एमबी राजेश को केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। राज्य विधानसभा में आज चुनाव कराया गया। श्री राजेश को 140 में से 96 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार सी विश्वनाथ को 40 वोट मिले। श्री राजेश केरल विधानसभा के 23वें अध्यक्ष हैं। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन श्री राजेश को विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक ले गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध हैं। भारत की पड़ोसी को तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। मालदीव में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इस साल सितंबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला को रद्द करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने बताया कि 2020 विश्व कप से पहले व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए श्रृंखला को रद्द करने का फैसला किया गया है। खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने को मंजूरी दी है। इसके लिए 14 करोड़ 30 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं। वित्तीय सहायता का उपयोग पूर्व चैंपियन एथलीटों की कोच के रूप में सहायता लेना, सहायक कर्मी, उपकरणों की खरीद, खेल किट, उपभोग्य सामग्रियों, प्रतियोगिताओं और आयोजनों में भाग लेने के लिए उपयोग किया जाएगा। खेलो इंडिया केंद्र खेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से देश भर में खेलों के लिए जरूरी आधारभूत ढांचे उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र में 36 खेलो इंडिया केंद्र, अरुणाचल प्रदेश में 52, मिजोरम में 2, कर्नाटक में 31, मणिपुर में 16, मध्य प्रदेश में 4 और गोवा में 2 केंद्र खुलेंगे। पिछले साल जून में खेल मंत्रालय ने देश के
कम से कम एक केंद्र के साथ 4 साल की अवधि में 1000 नए खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना बनाई थी। कई राज्यों में 217 खेलो इंडिया केंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि ये निर्णय भारत को 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों में से एक बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कम उम्र से ही बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उनका प्रशिक्षण करने की जरूरत है। श्री रिजिजू ने विश्वास व्यक्त किया कि जिला स्तर के खेलो इंडिया केंद्रों में अच्छे कोच और उपकरण सुविधाओं की उपलब्धता से सरकार उपयुक्त खेल के लिए सही बच्चों का सही समय पर चुनाव कर पाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें दुख से मुक्ति के मार्ग पर ले जाती हैं। उन्होंने कामना की कि एकजुटता और सामूहिक संकल्प के साथ भारत कोविड महामारी से उबर सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी। श्री नायडू ने कहा कि भगवान बुद्ध का शांति, भाईचारा और करुणा का शाश्वत संदेश दुनिया भर में मानवता को नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुद्ध पूर्णिमा दिवस के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। श्री नायडू ने कहा कि रास बिहारी बोस भारत माता के महान क्रांतिकारी सपूत थे। श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने गदर आंदोलन का नेतृत्व करने से लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना तक स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये स्थल हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ऐतिहासिक शहर वाराणसी का प्रतिष्ठित रिवर फ्रंट, हायर बेनकल का महापाषाण स्थल, मराठा सैन्य वास्तुकला, नर्मदा घाटी, जबलपुर में भेड़ा घाट, लामेता घाट और कांचीपुरम के मंदिर। संस्कृति मंत्रालय ने कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की थी। प्राचीन शहर वाराणसी में स्थित आइकॉनिक रिवर फ्रंट कई वर्षों से यूनेस्को टैग के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। घाट नदी किनारे कई सीढ़ियां हुई स्थलों की एक प्रतीकात्मक श्रृंखला बनाती है। 6.5 किलोमीटर लंबी रिवर फ्रंट वाराणसी के पूर्वी किनारे पर है और इसका एक अनूठा इतिहास है और ये भव्य इमारतों और पवित्र स्थलों की एक शानदार वास्तुशिल्प पंक्ति की एक विशिष्ट दृष्टि प्रस्तुत करता है। वाराणसी में कुल 84 घाट हैं। 5 सबसे पवित्र 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट हैं। वाराणसी शहर अपने प्रतिष्ठित रिवर फ्रंट में प्राचीन काल से पवित्र और आध्यात्मिक मूल्य रखता है। यूनेस्को की संचालनात्मक दिशा निर्देश 2019 के अनुसार अंतिम नामांकन डोजियर के लिए विचार किए जाने से पहले किसी स्मारक स्थल को अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है। भारत में अभी तक टेंटेटिव सूची में 48 साइटें हैं। नियम अनुसार कोई भी देश 1 वर्ष अस्थायी सूची में होने के बाद नामांकन डोजियर में अपना नाम जमा करा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए दीक्षा सक्सेना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवात यास के अगले 6 घंटे में अत्यधिक भीषण तूफान के रूप में बदलने की आशंका कल सुबह ओडिशा के धामरा बंदरगाह के पास पहुंचेगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात के असर को कम करने के लिए तैयारियां पूरी। दोनों राज्यों से अब तक 10 लाख से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कोविड संक्रमण में लगातार कमी, 40 दिन बाद दैनिक मामले 2 लाख से कम। पिछले एक दिन में 3,26,000 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। देश में ठीक होने की दर 89.26% हुई। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध कराए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की स्वीकृति दी। सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,605 करोड़ रुपए की राशि जारी की। वर्तमान रबी विपणन मौसम में 13% अधिक गेहूं की खरीद की गई और खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।